हो गया। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब बातचीत करना बंद कर दीजिए। क्वेश्चन पर आज चर्चा होना है ना। तो 5 नंबर चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर था और तो रेडी हो जाइए। जिनको भी अब तक अब तक 4 तक याद नहीं हुआ है तो उसको नौकरी न होने जा रहा है। कान खोलकर सुन लीजिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन याद होगा मेरिट से छटिएगा, और सॉरी याद नहीं होगा। सिर्फ दरोगा बनने का एक ही तरीका है। जितना प्रश्न आपको करवा रहे हैं सारा याद होना चाहिए, और याद नहीं होगा तो फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। थ्योरी को इतना डिटेल में हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि ताकि याद करने में कोई परेशानी ना हो। अब फिर भी कोई याद नहीं कर रहा, फिर भी कोई घर पर नहीं पढ़ रहा है, तो फिर तब नौकरी तो होने नहीं जा रहा। नौकरी बड़ी कठिन है दोस्तों। तो जिनको 1 से 4 तक याद नहीं हुआ है उनके पास अब भी मौका है कि याद कर लीजिए। बहुत है कि एकदम आएगा, एग्जाम आएगा, डेट देगा तब याद करेंगे, तब याद नहीं हो पाएगा। थोड़े है कि आप कर लीजिएगा। मैट्रिक थोड़े एटम बम पढ़ के याद कर लेंगे, परीक्षा बना लेंगे। तो दोस्तों सिलेबस बहुत बड़ा है, शुरुआत से ही नहीं कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। अब 1 से 4 तक याद नहीं है, आज 5वां हो जाएगा। कितना प्रश्न है? 170। फिर और लोड हो जाएगा, फिर कैसे आप याद करिएगा? तो लगातार याद करते रहना है। और 5 नंबर चैप्टर को जिस हिसाब से डिस्कस किए थे, प्रश्नों को बनाए थे, बना था। चलिए तो आज फिर ध्यान दीजिए कि एक बार जो हम 5 नंबर चैप्टर पढ़े हैं प्रश्नों के माध्यम से एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, ये कोशिश रहेगी हमारी। आइए प्रश्नों को हम देखते हैं, एक एक प्रश्नों को। पहला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये जीव बहुकोशिकीय तो हैं परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते। अब ऐसा विशेषता वाला एकमात्र फाइलम है, वो कौन है? यानी पहले लाइन से, पहला कथन से यह क्लियर हो जा रहा है कि ये पोरीफेरा के बारे में बात कर रहा है। पोरीफेरा ही एकमात्र एनिमल किंगडम का फाइलम है जो बहुकोशिकीय तो है लेकिन उत्तक भी नहीं है। फिर हम सिलिंट्रेट पर आते हैं ना, उसमें उत्तक है, अंग नहीं है, लेकिन सिलिंट्रेट में उत्तक है। तो पहला कथन ही क्लियर कर दे रहा है कि आंसर क्या होगा। अब दूसरा, ये जीव का पूरा शरीर छिद्री तथा बिल्कुल सही है। शरीर पर स्थित छिद्र को क्या कहते हैं? और इसके शरीर के ऊपरी भाग में एक बड़ा छिद्र रहता है, उसको ऑस्कुलम कहते हैं। ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं, उन्हें स्पंज कहते हैं, बिल्कुल सही है। पोरीफेरा समुदाय के जीव का साधारण नाम क्या है? स्पंज है, समुद्री है। कुछ जीव जो है जैसे स्पंजिला मीठे जल में पाया जाता है। तो पहला का आंसर डी हो गया। कौन सा जीव पोरीफेरा समूह का नहीं है? हाइड्रा।
हाइड्रा आपको सिलिंट्रेटा समूह का है, साइकन हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया, स्पंजिला हो गया, ये सारे के सारे पोरीफेरा है, हाइड्रा सिलिंट्रेट जीव है। किस पोरीफेरा जीव को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं? वीनस की पुष्प मंजूषा तथा इससे जापान देश में लोगों को उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। तो ये कौन है दोस्तों? यूप्लेक्टेला है, यूप्लेक्टेला है। किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं? ईयू स्पंजिया को कहते हैं। बाथ स्पंज किसको कहते हैं? ईयू स्पंजिया को कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन को नहीं ले रहे हैं क्योंकि प्रश्न बहुत और सारे क्लियर हो जाएंगे आपका। निम्न में कौन सा पोरीफेरा संघ के जीव मीठे जल में पाए जाते हैं? तो मीठे जल में कौन पाए जाते हैं? स्पंजेला। वीनस की पुष्प मंजूषा यूप्लेक्टेला है। निम्न में कौन सा कथन पोरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है? पहला, इस जीवों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकांश अलैंगिक ही होते हैं, लैंगिक बहुत कम होते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में लैंगिक प्रजनन होते हैं। जब पोरीफेरा के लिए अनुकूल परिस्थिति कायम है तो वो अलैंगिक जनन ही करता है, परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हो गया है तब वो लैंगिक जनन करते हैं। ये जीव द्विलिंगी होते हैं, बिल्कुल। द्विलिंगी को अंग्रेजी में हार्मेफ्रोडाइट भी कहा जाता है, बायसेक्सुअल भी कहा जाता है, ये भी सही है। इन जीवों में पुनरुत्भवन की क्षमता नहीं होती है, ये गलत है दोस्तों। पुनरुत्भवन रीजनरेशन की क्षमता होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, शरीर का कोई अंग अगर टूट फूट जाए, उसके जगह पर नए भाग तुरंत विकसित हो जाए, तुरंत नहीं धीरे धीरे विकसित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उदाहरण छिपकली। छिपकली के पूंछ के कटने पर पुनः पूंछ का आना ही क्या है? रीजनरेशन। हमारे त्वचा में घाव हो जाने के बाद घाव का भर जाना भी क्या है? रीजनरेशन। तो हम लोगों में बहुत कम रीजनरेट करने की क्षमता है। पोरीफेरा में पूरा का पूरा अंग टूट जाता है तो उसका नए सिरे से निर्माण हो जाता है, तो रीजनरेशन की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। जीव के शरीर पर बने कांटों के समान संरचना को स्पिक्यूल्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। और स्पिक्यूल्स किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना होता है ये स्पिक्यूल्स। ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के? पोरीफेरा के। हाइड्रा किस संघ का जीव है? सिलिंट्रेटा या नाइडेरिया? ए भी दोनों होगा इसमें, ठीक है। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन यहां लगता मिस्टेक से वो आ गया है। सिलिंट्रेटा का ही नया नाम क्या हो गया है? निडेरिया हो गया। तो इसका आंसर ए भी होगा, बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा दोस्तों। इसका आंसर ए बी दोनों होगा। कौन सा जीव निडेरिया संघ के नहीं है दोस्तों? सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा एक कृमि है जिसको ब्लड फ्लू कहते हैं। ये प्लेटी हेलमिंथेस के जीव हैं। सिस्टोसोमा किसके जीव हैं? ये हाइड्रा हो गया, फैसेलिया हो गया। फैसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से हम जानते हैं। कोरल, कोरल का हिंदी परवाल, परवाल बनाने वाले, परवाल भित्ति बनाने वाले कोरल, ये सब सिलिंट्रेट या नाइडेरिया जीव हैं। 10 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रा का प्रचलन अंकुटपाद है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, अमीबा का प्रचलन अंकुटपाद है, ठीक है। हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटेकिल्स, क्या है? हाँ, वैसे सभी सिलिंट्रेट का प्रचलन अंग टेंटेकिल्स है, टेंटेकिल्स। हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अमृत का गुण मतलब यानी कि अमर है। इसका मतलब है कि हाइड्रा जो है ना, उसको हम कितनों भी भाग में काट दे, ठीक है, अगर हाइड्रा को काटने लगे भिन्न भिन्न भागों में, हर कटा हुआ भाग एक नया हाइड्रा बन जाता है। अगर हम हाइड्रा के शरीर को कई खंडों में काट दे तो हर खंड से नए शरीर बन जाते हैं और यह रीजनरेशन कहलाएगा।
इसी खास गुण के कारण हम कहते हैं कि हाइड्रा में क्या है, अमरत्व का गुण पाया जाता है। नहीं तो आप जानते पृथ्वी पर अमर कोई नहीं है। तो ये दूसरा सही है। हाइड्रा में श्वसन अंग रक्त अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल। हाइड्रा में उत्तक ही होते, कोई अंग होते ही नहीं है। श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, बिल्कुल। जिन जीवों में कोई अंग नहीं होते हैं उन जीवों में श्वसन किसके माध्यम से संपन्न होता है? अब विसरण क्या ये सेल में बताए थे ना। हाँ, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। 2, 3 सही है और 2, 3, 4 क्या है? अब पहला कथन क्या है? गलत है। हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटेकिल्स या स्पर्शक, ये देख रहे निकला हुआ है, इसी को टेंटेकिल्स या स्पर्शक कहते हैं हिंदी में, यही इसका प्रचलन अंग है। निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़े में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑरेलिया, ऑरेलिया होगा, ओटेलिया नहीं। ऑरेलिया जेलीफिश कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मेट्रेडियम, फाइसेलिया, फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। दोस्तों ये भी आप, यही आपका क्या है? गलत है। तथा उनके जोड़ों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सी सम्मिलित नहीं है। फाइसेलिया को समुद्री कलम न कहकर पेनाटूला को समुद्री कलम कहा जाता है। और फाइसेलिया को क्या कहा जाता है? पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। फाइसेलिया को क्या कहा जाता है? पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है, क्योंकि इसका आकृति जंगी जहाज के समान होती है। नेक्स्ट, किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं? प्लेनुला, प्लेनुला किसको कहते हैं? निडेरिया का। अब पोरीफेरा के लार्वा को एम्फी ब्लास्टुला कहते हैं। एम्फी ब्लास्टुला, एम्फी ब्लास्टुला कहते हैं। निडेरिया या सिलिंट्रेट के लार्वा मतलब अंडों की बाद की अवस्था, अंडों के बाद जो अवस्था आती है उसे क्या कहते हैं? लार्वा। लार्वा अवस्था सभी जीवों में नहीं आती है, जैसे मछली में परे तो नहीं आता था, लेकिन एम्फीबिया वर्ग के मेढक में लार्वा अवस्था पाया जाता था। तो याद रखना, प्लेनुला, निडेरिया या सिलिंट्रेट के लार्वा को कहा जाता है। पोरीफेरा समुदाय के लार्वा को एम्फी ब्लास्टुला कहा जाता है। चपटे फीतानुमा, जब चपटा फीता बोलिए दिया तो सीधा अर्थ मतलब कहां जा रहा है? प्लेटी हेलमेंथिज पर। किस कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं? प्लेटी हेलमेंथिज का। गोल कृमि एसके हेलमेंथिज का। फेसियोला हेपेटिका को लीवर फ्लूक कहते हैं, बिल्कुल सही है। सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक कहते हैं, सही है। और इसे इसलिए कहते हैं कि ये फेसियोला हेपेटिका लीवर में ही परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, वहीं पर रोग फैलाते। वही सिस्टोसोमा ब्लड यानी कि ब्लड में ही परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं और ब्लड को ही क्षतिग्रस्त करते हैं, ब्लड कोशिकाओं को ही क्षतिग्रस्त करते हैं। तो दोनों का दोनों कथन क्या है आपका? सही है। दोनों का दोनों कथन सही है। फीता कृमि टीनिया सोलियम, फीता कृमि का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी विशेषताएं प्लेटी हेलमेंथिज जीवों की नहीं है? कौन सी विशेषताएं प्लेटी हेलमेंथिज जीवों की? अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, बिल्कुल सही है, और रोगों को फैलाते हैं। फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित रहता है, बिल्कुल सही है। श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन पूर्ण रूप से विकसित होती है। इसमें तो आहार नाल में भी वो मुंह विकसित होता है, मुंह के अलावा कुछ नहीं होता है। ये कथन सरासर गलत है। और ये उभयलिंगी मतलब द्विलिंगी होते हैं, ये भी सही है आपका। तो ये श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र ये सब विकसित नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका पाचन तंत्र भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इसका पाचन तंत्र में भी माउथ रहता है और कुछ नहीं रहता है। एस्केरियासिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? एस्केरियासिस तो एस्केरिस के कारण, और फाइलेरिया उचेरिया के कारण। उचेरिया एक प्रकार का गोल कृमि है।
एस्केरियसिस भी गोल कृमि है, यानी कि दोनों ही गोल कृमि है दोस्तों। एस्केरियसिस वही बच्चों में जो कीड़ी वाला बीमारी होता है उसी को एस्केरियसिस कहते हैं। फाइलेरिया आप जानते होंगे, इसको हाथी पांव कहते हैं, ये ऊचेरिया के कारण होते हैं दोस्तों। प्लेटीहेल्मिन्थेज संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं। अभी तुरंत एक क्वेश्चन में हम इसको सही कहते कि उभयलिंगी होते, गलत है दोस्तों, उभयलिंगी होते। प्लेटीहेल्मिन्थेज के सदस्य उभयलिंगी अर्थात द्विलिंगी होते। उभयलिंगी कहिए द्विलिंगी कहिए बात बराबर है, गलत है। एस्केहेल्मिन्थेज के सदस्य उभयलिंगी, गलत है दोस्तों। एस्केहेल्मिन्थेज एक लिंगी जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेज उभयलिंगी होता है। दोनों ही दोनों कथन क्या है आपका, गलत है। कथन एक तथा दो असत्य है दोस्तों, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेज उभयलिंगी होता है जबकि एस्केहेल्मिन्थेज एक लिंगी होता है। जंतु जगत में वास्तविक देखवा की उपस्थिति बताइएगा, वास्तविक देखवा की उपस्थिति किस संघ के जीवों में हुई है? पोरीफेरा, पोरी लिख लीजिए, पोरीफेरा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एनीलिडा, सॉरी एनीलिडा में है, ठीक है। देखवा की उपस्थिति सर्वप्रथम एनीलिडा जिसमें अर्थब्रोम और जोंक ये दोनों जीव आते हैं। जोंक तथा केचुआ एनीलिडा के बहुत चर्चित जीव है। जोंक तथा केचुआ एनीलिडा के जीव हैं। निम्न में कौन सा विकल्प में दिए गए कथन असत्य है? केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरीटीमा पोस्थुमा है, बिल्कुल सही है। जोंक का वैज्ञानिक नाम हिरुडिनेरिया है, यह भी सही है दोस्तों। केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, बिल्कुल। कोई भी छिद्रयुक्त कर देगा तो ऑक्सीजन उसमें प्रवेश करेगा क्योंकि हवा उसमें प्रवेश करने लगेगा, बिल्कुल सही है। तो ए भी सही है, तो गलत कौन होगा? डी होगा। केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है, शत्रु नहीं कहलाता है, ठीक है। तो डी नंबर आपका असत्य है। 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है केचुआ को मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जितनी अधिक केचुआ है आपके खेतों में, आपकी खेतों की मिट्टी की उर्वरता उतनी ज्यादा है, क्योंकि केचुआ छिद्रयुक्त बनाते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से पौधे का स्वस्थ विकास होता है। दो, नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, बिल्कुल सही है। नेरिस सीपी कृमि एनीलिडा। एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। सही उत्तर का चयन करना, सही है। एक भी है, दो भी है, और एफ्रोडाइट समुद्री चूहा एनीलिडा का है। नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, यह भी एनीलिडा का है। केचुआ जोंक एनीलिडा का है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, दूसरा सबसे मोलस्का। जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है, जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला रक्त परिसंचरण आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अतिरिक्त खुला किसी में नहीं पाया जाता है। हालांकि पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेज, एस्केहेल्मिन्थेज में तो पाया ही नहीं जाता रक्त परिसंचरण तंत्र। तो पहला विशेषता दो से मिलता है, एक आर्थ्रोपोडा से और दूसरा मोलस्का। तो निश्चित हमको दो भी पढ़ना पड़ेगा। जीवों में उत्सर्जन मेलपिगियन नली के द्वारा होता है, और मेलपिगियन नली केवल और केवल किसमें होता है? आर्थ्रोपोडा में। और खुला रक्त परिवहन तंत्र है, हीमोग्लोबिन तो होगा नहीं दोस्तों। किसी में खुला रक्त परिवहन तंत्र है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं, इसलिए खुला रक्त परिवहन तंत्र वाले जीवों के रक्त लाल नहीं होते हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा के बारे में बात की जा रही है। सिल्वर फिश एक प्रकार का कीट है, बस आकृति कुछ मछलियों की तरह, चेहरे सिल्वर की तरह चमकदार होने के कारण इसे सिल्वर कीट कहा जा रहा है। और सिल्वर फिश एक कीट है, और जब कीट है तो एक किस संघ का होगा? क्योंकि समस्त कीट और मकड़ियों का फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा है। 26, कथन है मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं, बिल्कुल। पाद को अंग्रेजी में लिम्स कहते हैं। कीटों में 3 जोड़ी, बिल्कुल। कथन 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है।
तिलचट्टा के हृदय में 13 कक्ष। ठीक है, आश्चर्यजनक तरीके से तिलचट्टा का हृदय 13 कक्षों में बटा हुआ है, जबकि हम लोग इतने विकसित है, मात्र कितने कक्ष है? 4, लेकिन 13 कक्ष है। निम्नलिखित विकल्प में कौन सुमेलित नहीं है? घरेलू मक्खी टाइफाइड फैलाता है? बिल्कुल, घरेलू मक्खी वही माछी जिसको बोलते हैं आप लोग। रेड फली कालाजार? नहीं, रेड फली कालाजार नहीं फैलाता है, जबकि सेंड फ्लाई, कालाजार सेंड फ्लाई। ठीक है, बालू मक्खी, ये हम 3 नंबर चैप्टर में पढ़े हुए इस बात को, तो यही सुमेलित नहीं है। क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया फैलाता? बिल्कुल। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर जब काटते हैं तो बिचेरिया को प्रवेश करा देते हैं, बिचेरिया कृमि को प्रवेश करा देते हैं। ठीक है, ये वाहक है। ठीक है, और सीसी मक्खी स्लीपिंग सिकनेस, और ये सारे हम रोगों पर चर्चा कर चुके हैं 3 नंबर चैप्टर में, तो यहां पर बी नंबर जो आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न किए जाते हैं? दोस्तों, लेसिफर। ठीक है, लेसिफर कीड़ों से जो स्रावित होता है पदार्थ, उसी से लाह बनाए जाते हैं। ये झारखंड में काफी ज्यादा उत्पादन होते हैं दोस्तों, और लाह से दोस्तों चूड़ियां बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? चूड़ियां बनाए जाते हैं। अगला, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा अवस्था से होता है। ठीक है, प्यूपा अवस्था से होता है। बिच्छू का विष कहाँ होगा? डंके में ना होगा? कोई इस क्वेश्चन में दम नहीं है दोस्तों। ठीक है, बिच्छू का विष कहाँ होगा? डंक में होगा। बिच्छू किस फैलम का होगा? ऑर्थोपोडा का। बिल्कुल। तितली के आंखें रात में क्यों चमकती है? अब देखिए, बात तितली की नहीं होती है। कुछ जीव ऐसे हैं जो रात में देखने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो रात में देखने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं, उसे रात्रिचर जीवों भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे बिल्ली, शेर, कुछ जंगली जानवर केवल रात में ही शिकार करते हैं, क्यों? तो वो रात में अच्छी तरह से देख सकते हैं। ऐसे जीव जो रात्रिचर होते हैं, उन रात्रिचर जीवों के आंखों में उत्तकों की एक विशेष परत होती है। चाहे आप बिल्ली को ले लीजिए, चाहे आप कोई भी रात्रिचर बाघ को, शेर को ले लीजिए, तो उनके आंखों में उत्तकों की एक विशेष परत होती है, और उत्तकों की उस विशेष परत की होती है, उसको क्या कहते हैं? टेपिटम लूसिडम कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको तितली पूछे बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम। शेर की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम। रात्रिचर जीव के आंखों में कौन सी उत्तकों की विशेष परत होती है? टेपिटम लूसिडम। रात्रिचर जीवों की आंखों में कौन सी विशेष परत होती है? टेपिटम लूसिडम की। नेक्स्ट, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहा जाता है? बिल्कुल सही है दोस्तों। घरेलू मक्खी एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, यह भी सही है। दोनों का दोनों से कथन क्या है? सही है। एम्फीबिया जैसे मेढक, टोड, हाइला, इन सब के लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? मैंगोट कहते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं। एम्फीबिया वर्ग के जितने भी जीव है उस लार्वा को टेडपोल कहते हैं। लार्वा क्या है? अंडों की बाद वाली अवस्था है। लार्वा क्या है? अंडों की बाद वाली अवस्था है। हालांकि सभी जीव के अंडे से लार्वा नहीं बनते हैं। झींगा तथा केकड़ा ऑर्थोपोडा, झींगा तथा केकड़ा ऑर्थोपोडा का आता है दोस्तों। कौन सा जीव मोलस्क संघ के नहीं है? घोंगा तो ये है, क्रेफिश नहीं है दोस्तों। क्रेफिश एक प्रकार का कीट है, और कीट है तो ये किस में आएगा? ऑर्थोपोडा में आएगा। क्रेफिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, दोनों कीट है। ठीक है, और जब दोनों कीट है तो किस फाइलम में आएगा? ऑर्थोपोडा में आएगा। कटल फिश सीपिया को कहा जाता है, डेविल फिश ऑक्टोपस को कहा जाता है। तो घोंगा, सीपिया, सीप, ऑक्टोपस सभी मोलस्क संघ के जीव हैं। पहला को घोंगा के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, यानी घोंगा का वैज्ञानिक नाम पहला है।
ठीक है, पायला ग्लोबोसा। सीपिया को कटल फिश, बिल्कुल। ऑक्टोपस को डेविल फिश, सिरिंगमीन, सही है। सारा का सारा कथन सही है दोस्तों। निम्नलिखित में किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? सभी 100%। और ऐसा कौन है दोस्तों? इकाइनोडर्मेटा। पोरीफेरा भी समुद्री है, निडेरिया भी समुद्री है, लेकिन उसके कुछ जीव मीठे जल में रहते हैं। इकाइनोडर्मेटा जो है, इकाइनोडर्मेटा जो है वह एकमात्र ऐसा फाइलम है जिसके सारे के सारे जीव समुद्री। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या है दोस्तों? मृदु का बच्ची। ऑक्टोपस नहीं, मोलस समुदाय के समस्त जीवों को क्या कहेंगे? आपको बताते कि मोलस समुदाय के जीव के शरीर के ऊपर बहुत ही पतली झिल्ली रहती है, और उस पतली झिल्ली को परवार या मेंटल कहते हैं। और परवार और मेंटल को सुरक्षा देने के लिए उस नाश्ता कर रही है जी। आइए दोस्तों, चुईगम लाई है कि बिस्कुट लाई है? आइए, मुंह ऐसे चला रहा है कि लग रहा है नाश्ता कर। धीरे धीरे कुछ भी खाएं, धीरे धीरे, आराम से। आइए ध्यान दीजिए, मोलस्क समुदाय के जितने भी जीव है, मोलस्क समुदाय के जितने भी जीव है, उसके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच चढ़ा हुआ है, जिसके कारण हम मोलस्क समुदाय के जीव को क्या कहते हैं? मृदु। मृदु मतलब सॉफ्ट, कवच मतलब कवच चढ़ा हुआ। तो हम सिर्फ ऑक्टोपस को नहीं बल्कि घोंगा को भी क्या कहेंगे? सीप और सीपिया को भी क्या कहेंगे? सभी मोलस्क समुदाय के जीव क्या कहलाएंगे? मृदु कवची कहलाएंगे। नेक्स्ट, जल संवहन तंत्र, वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें? इसमें उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, यही वाटर वास्कुलर सिस्टम, जल संवहन तंत्र जो है इकाइनोडर्मेटा में उत्सर्जन तंत्र की भी भूमिका अदा करता है। कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है? बिच्छू। बिच्छू, बिच्छू देख लिया, बिच्छू। आर्थ्रोपोडा में बिच्छू का डंक का, बिच्छू का बीज कहाँ रहता है? डंक में। किस जीव को साधारणतः फीडर स्टार कहते हैं? एंटीडोन को कहते हैं। ये दोस्तों आपको इकाइनोडर्मेटा में है। अगला, कौन सा निम्न में कौन से विशेषता मछलियों मत्स्य में पाए जाते हैं? ये अनियतापी जीव है, बिल्कुल सही है। इसमें श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है? नहीं, ये विशेषता मत्स्य में नहीं पाए जाते हैं। इनके हृदय 2 कक्षों में बटा होता है, बिल्कुल सही है। इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहते हैं। कथन 1 मछलियों के बारे में सही है, 3 सही है, 4 सही है। 1 3 4। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। वेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे बच्चे देते हैं। 2 क्रेफिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं है। क्रेफिश कीट है, ऑर्थ्रोपोडा का है। कटल फिश सीपिया को मोलस्का का है। डेविल फिश ऑक्टोपस को कहते हैं, मोलस्का का है। तो क्रेफिश ऑर्थ्रोपोडा है, कटल डेविल फिश मोलस्का के जीव है, तो ये मछली तो है ही नहीं। सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिल्वर फिश भी क्रेफिश की तरह कीट है और ऑर्थ्रोपोडा का है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा का है। तो ये तो कथन बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों? गलत है। यानी कि 1 सही, 1 और 2 तथा 3 असत्य है। 1 और 2 सत्य है तथा 3 क्या है? असत्य। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। कौन मत्स्य वर्ग के जीव हैं? सब है। समुद्री गोरा, फ्लाइंग फिश, डॉग फिश, ठीक है, सब मछली है, वास्तविक मछली है दोस्तों, ठीक है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली का। अगर कीट और मकड़ी दे देता तो तब हम वही मारते, लेकिन कीट और मकड़ी में सिर्फ एक नाम है, किसका?
भृंग का, तो किसी एक कीट की तो संख्या सबसे ज्यादा होगा नहीं, समस्त कीट सबसे ज्यादा है दोस्तों। मछली ज्यादा होगा, 70% पर जल है और उसमें रहता है मछली, क्या तो ज्यादा होगा। सबसे विषैली मछली स्टोन फिश, ठीक है, हिंदी स्टोन को हिंदी में पाषाण लिखा हुआ है, स्टोन फिश सबसे विषैली मछली, ठीक है, समुद्री मछली है दोस्तों, झटका मार देगा ना आदमी मर जाता है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला कीट भक्षी मछली गैम्बूसिया, गैम्बूसिया के अलावा और कौन, मांगुर भी उपयोगी है दोस्तों। गैम्बूसिया और मांगुर दोनों ही जल में मच्छरों के लार्वा के खाने के आदी हैं। मच्छर जो अंडे देते हैं, ठीक है, अंडे के बाद जो लार्वा बनते हैं, चूंकि मच्छर आर्थ्रोपोडा में और आर्थ्रोपोडा में भी लार्वा अवस्था मौजूद होती है, तो ये गैम्बूसिया मछली, ये मांगुर मछली मच्छरों के लार्वा को खा जाते हैं। जब लार्वा को ही खा जाएंगे तो मच्छर होंगे नहीं होंगे। तो इस तरह से ये मच्छरों के नियंत्रण में क्या होता है, सहायक होता है। जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती है, क्यों, और कोई दूसरा कारण हो नहीं सकता है। वे श्वास नहीं ले पाती है क्योंकि उनका श्वसन अंग गिल्स है, और गिल्स केवल जलीय श्वसन के लिए उपयुक्त है, स्थलीय श्वसन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वे श्वास नहीं ले पाती है दोस्तों। शार्क मछली का हड्डी 0, ठीक है, शार्क का अंतःकंकाल उपास्थि का बना होता है, उसमें एक भी हड्डियां दोस्तों नहीं रहती है। एम्फीबिया बनता है, एम्फीबिया कैसे बनता है, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को, जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं से एम्फीबिया बनता है दोस्तों। क्या ये 50 तक कोई दिक्कत है? चलिए ऋतुराज पारुल, चलिए देख लीजिए 50 तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ऑनलाइन तो 51 का भी आंसर आने लगा है। मनीष कुशवाहा, पवन कुमार, 1 मिनट ऑनलाइन थोड़ा देख लेते हैं। किन्वन प्रक्रिया, किन्वन प्रक्रिया, किन्वन प्रक्रिया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आइए, बहुत ज्यादा प्रश्न है और आज समाप्त करना है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आइए 51 नंबर पर, ये बताए थे केवल नर मेढक टकराते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष वोकल कॉर्ड नहीं होते हैं, और कोई कारण नहीं है दोस्तों। मेढक के लार्वा क्या कहते हैं, टेडपोल। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट। मेढक के हृदय में कितने कक्ष, 3 कक्ष। मछली के हृदय में 2 कक्ष। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है वाक कोष के कारण, वैसे मादा मेढक में वाक कोष होते ही, वाक कोष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वोकल कोड कहते हैं दोस्तों। ये होता ही नहीं है, वोकल कोड कहते हैं, ठीक है। शीत रखती है यानी कोल्ड ब्लडेड प्राणी है। कोल्ड ब्लडेड में मछली, एम्फीबिया, रेप्टिलिया। मछली, एम्फीबिया, तो मछली हो ये गया, एम्फीबिया हो ये गया, छिपकली रेप्टिलिया है। छिपकली क्या है, तो मछली वर्ग के जीव, रेप्टिलिया वर्ग के जीव, ठीक है। मछली वर्ग के जीव, रेप्टिलिया वर्ग के जीव जो है वह आपको एम्फीबिया वर्ग के जीव जो है कोल्ड ब्लडेड यानी शीत रक्तीय होते हैं। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, वो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, और त्वचा के द्वारा श्वसन करते वाले जो भी जीव हो, एनिलिडा के बारे में भी पढ़े थे कि वे त्वचा के माध्यम से शोषण करते हैं। त्वचा के माध्यम से शोषण करने के लिए त्वचा का नम बना रहना बहुत जरूरी है। त्वचा का नम बना रहना बहुत जरूरी है। बिना नम त्वचा से त्वचा के माध्यम से शोषण संभव नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को
हाइबरनेशन। ये अंग्रेजी वर्ड है दोस्तों, ये प्रश्न नहीं है। निम्न तापक्रम पर डोरमेंसी, डोरमेंसी मतलब निष्क्रियता, तो इसको जैसे शीत निष्क्रियता, क्या कहेंगे? शीत निष्क्रियता। तो शीत निष्क्रियता का अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? आइबर। ग्रीष्म निष्क्रियता को एस्टिवेशन। तो आपको बताए थे कि कुछ जीव जो है वो बहुत अधिक ठंड में एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं और निष्क्रिय अवस्था में केवल श्वसन करते हैं। श्वसन के अतिरिक्त अन्य सभी जैविक प्रक्रियाएं रुक जाती है दोस्तों, तो हाइबरनेशन होगा। वही कहा उच्च ताप पर किसी जंतु की प्रसुप्ति, डोरमेंसी को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। डोरमेंसी की जगह कभी कभी निष्क्रियता शब्द दे देगा कि निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की निष्क्रियता को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की निष्क्रियता को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। हाँ देख लीजिए, उच्च तापक्रम पर एस्टिवेशन, निम्न तापक्रम पर हाइबरनेशन। निशंस प्राणी कछुआ है दोस्तों। निशंस प्राणी मतलब सब कुछ खा जाने वाला, सब कुछ। निशंस मतलब कुछ नहीं देख रहा, जो मिला खाने चला दोस्तों, ठीक है। तो ये कछुआ इस टाइप का होते हैं दोस्तों, ठीक है। टॉर्टाइल, रेप्टेलिया का। अगला, निम्न किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होता है दोस्तों? घड़ियाल में दोस्तों टीयर ग्लैंड होता ही नहीं है, ठीक है। एक कहावत भी है, घड़ियाली आंसू बहाना, मतलब फॉल्स आंसू बहाना, क्योंकि घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि होते ही नहीं है। अगला, सांपों की 20 ग्रंथियां स्तनधारियों के या कशेरुक, कशेरुक मतलब वर्टिब्रेट, कशेरुक को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वर्टिब्रेट के लार ग्रंथियों का समान होता है। जिस तरह हम लोगों के मुंह में लार ग्रंथि से लार निकलता है, उसके जगह रेप्टिलिया के मुंह में 20 ग्रंथियां होती है जिससे विष निकलता है दोस्तों। सबसे विषैला सर्प कौन है दोस्तों? करेक्ट। कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है? इसको सही करिए, पाइथन होगा। पाइथन को हिंदी में क्या कहते हैं? अजगर कहते हैं। अजगर में कोई विष नहीं होता है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं खतरनाक होता है, सीधे निगल जाता है दोस्तों। इतने विशाल, अब देखे भी होंगे, घोंसला बनाने वाला एक मत सर्प किंग कोबरा। और ये घोंसला कोई भी सांप नहीं बनाता है, एकदम कब्जा सिस्टम चलता है इस पर, ठीक है, दूसरे के जगह पर कब्जा। तो किंग कोबरा भी घोंसला इसलिए बनाता है अंडे देने के लिए, वो रहने के लिए घोंसला नहीं बनाता। किस लिए? अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। पहला क्लोन पशु डॉली भेड़ है। क्लोन पशु जो है, क्लोन क्या कहते हैं? एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर अलैंगिक जनन की एक विधि है। लैंगिक अलैंगिक जनन बताए थे, तो अलैंगिक जनन की एक विधि है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर के द्वारा जो जीव पैदा किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। कोई भी जीव पौधे को भी पैदा किया जा सकता है टिश्यू कल्चर के द्वारा, जंतु को भी पैदा किया जा सकता है टिश्यू कल्चर के द्वारा। तो किसी को भी पैदा टिश्यू कल्चर के माध्यम से पैदा हुए जीव या उत्पन्न हुए जीव को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। मतलब ये मानव का क्लोन है, तो मतलब वो मानव है जो टिश्यू कल्चर के द्वारा पैदा हुआ। हालांकि मानव का निर्माण टिश्यू कल्चर के द्वारा संभव है, लेकिन किया नहीं जा सकता है क्योंकि ये अवैध है दोस्तों। अगला, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क मतलब सूखा, नमी रहित, शुष्क आकार में अर्थात नमी रहित निष्कासित करती है। ऐसा इसलिए कि ताकि पर्यावरण के अनुसार उसमें अनुकूलन पैदा हो। आप जानते हैं कि रेगिस्तान में जल की बहुत कमी होती है, इसीलिए जीवों में वो सारे विशेष गुण विकसित होते हैं कि ताकि उनके शरीर से जल की हानि कम से कम हो। और शुष्क आकार में मल का त्याग करना एक अनुकूलन ही है कि वे पानी को कम से कम निष्कासित कर रहे हैं दोस्तों। डायनासोर क्या था दोस्तों? सरीसृप था और मीसोजोइक सरीसृप था। देखिए, पृथ्वी के विकास के को कई कालों में, महाकालों में विभक्त किया जाता है दोस्तों। वे आप भूगोल में पढ़िएगा, मीसोजोइक, प्लीटोसोनिन काल, ये सब काल जो है, तो आप याद रखिए डायनासोर सरीसृप थे और मीसोजोइक सरीसृप थे।
विषैली छिपकली कौन है? हीलो, हीलो, लीलो की जगह हीलो लिखिए, हीलोडर्मा। ये गलत है, लीलो लिखल है, हीलो लिखिए, हीलोडर्मा। दिया हुए नोट में हम दिए हुए थे रेप्टिलिया वाला में कि उड़ने वाली छिपकली का नाम ड्रैको है, सबसे विषैली छिपकली हीलोडर्मा, उड़न छिपकली कौन है? ड्रैको, उड़ने वाली छिपकली। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति कारण वर्णिकी लवक, इसको अंग्रेजी में कलर पिगमेंट कर सकते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल पौधे का पिगमेंट है ना, तो उसी तरह इसमें भी इसके त्वचा में पिगमेंट पाया जाता है। हमारे त्वचा में भी मेलानिन पाया जाता है। तो गिरगिट के त्वचा में जो पिगमेंट है उसी कारण उसके रंग बदलते रहते हैं दोस्तों। समुद्री सब को क्या कहेंगे, या जल में रहने वाले सब को क्या कहेंगे? हाइड्रोफिश कहेंगे। हाइड्रो का मतलब जल है दोस्तों। सर्व के मध्य कर्ण नहीं होता है, कर्ण केवल स्तनधारी में ही होता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि वो किससे सुनता है? त्वचा से। लेकिन सांप कैसे सुनता है, इस पर अभी भी जीव वैज्ञानिकों के बीच विवाद बना हुआ है, ठीक है। लेकिन माना जाता है कि वे त्वचा के माध्यम से ध्वनि ग्रहण करते हैं दोस्तों, ठीक है। और वो जो आप देखते हैं कि बिन बजाने सांप नाचता है, वो बिल्कुल फॉल्स है दोस्तों, सुनता ही नहीं है तो नाचेगा कहां से। पक्षियों की हड्डियां क्या होती है? बातिल होती है। बातिल को अंग्रेजी में एस्पॉन्जी बोलेंगे, ठीक है, एस्पॉन्जी होती है। को बताए थे एस्पॉन्जी का मतलब क्या है? उसके हड्डियों के बीच में वायुकोष भरे होते हैं। हड्डियों के बीच में क्या भरे होते हैं? वायुकोष भरे होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ? डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। ये पक्षी विज्ञान विषय, पक्षियों के बारे में बहुत बड़े जानकार थे। इनके नाम पर एक अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य भी जम्मू कश्मीर में है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, ठीक है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। और ये सब प्रश्न सीधा रट्टा मार प्रश्न है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसको सीधे रटना पड़ेगा। सैरिंग्स किसका वाक्यंत्र है? पक्षी है। मानव के वाक्यंत्र को लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स पढ़ेंगे हम श्वसन वाले चैप्टर में, लैरिंग्स के बारे में नोट करने का कोई जरूरी नहीं है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स क्या था? पक्षी था दोस्तों, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी था और सर्व पुरातन मतलब सबसे पुराना, सर्व पुरातन मतलब सबसे पुराना। और यह जुरासिक युग का था। जिस तरह डायनासोर किस युग का था? मीसेज युग। एक प्रश्न पढ़े थे ना, डायनासोर किस युग में रहते थे? पृथ्वी। उसी तरह आर्कियोप्टेरिक्स इस पृथ्वी का सबसे पुराना पक्षी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहली पक्षी का उद्भव किस पक्षी के रूप में हुआ? और यह जुरासिक हुआ, जुरासिक काल में पाए जाते थे दोस्तों, ठीक है, जुरासिक युग में। और जुरासिक युग में मर गए कौन? डायनासोर। पेंगुइन चिड़िया कहां पाए जाते हैं दोस्तों? अंटार्कटिका में पाया जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव। और एकमात्र पक्षी जो पंखों के माध्यम से उड़ता नहीं बल्कि तैरता है। ये पक्षी बहुत अच्छे तैराक होते हैं और पंखों के माध्यम से ही तैरते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी ऑस्ट्रिच, हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच कहते हैं दोस्तों। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत थे, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, ये विलुप्त हो गए थे, जुरासिक काल में पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और ये वैज्ञानिकों के अनुसार ये सबसे पुराना यानी सर्व पुरातन पक्षी था। अब कहिएगा जब ये विलुप्त हो गई इतनी जानकारी कौन सा से? इसके कंकाल मिले, कंकाल। डायनासोर के बारे में भी जानकारी कैसे मिला? कंकाल मिला, कंकाल। कंकाल को हम जीवाश्म कहेंगे, ज्यादा उचित रहेगा। इनके जीवाश्म की प्राप्ति हुई है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में जो हमें इसकी जानकारी मिली है, डायनासोर के बारे में जो जानकारी मिली है, ये इनके जीवाश्म मिलने के बाद हुई है दोस्तों। राष्ट्रीय पक्षी मोर। पाबो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का दोस्तों।
मोर ऑप्शन में नहीं ना है, क्या करिएगा? अरे तोता को काट कर मोर लिखी क्या? किस पक्षी के चोंच में दांत थे? आर्कियोप्टेरिक्स। एकमात्र पक्षी जो पीछे की तरफ उड़ सकता है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति कारण चढ़ जाती है? उंगलियों पर चिपकने वाले लैमली युक्त गद्दियां। अब देखे होंगे, नहीं तो आज ही अपने घरों की छिपकलियों को गौर से देखिएगा, आपको उनके पैरों की गद्दियां दिखाई देगी। ठीक है। वह पक्षी जो अपने शत्रु के बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहता है। कालाहारी मरुस्थल का जीव है और ये शत्रु को देखकर अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है। ऐसा होता नहीं, कहा जाता है ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन वास्तविकता इसमें नहीं है दोस्तों। ठीक है। और इसके पीछे सिस्टम यह है कि ना तो हम शत्रु को देखेंगे और ना ही शत्रु से डरेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तन ग्रंथियां पाया जाना, बिल्कुल। मेमोरी ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियां यानी पसीने वाली ग्रंथि, चार कोष्ठीय उपर्युक्त सभी मेमेलिया का लक्षण है। ब्लबर क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ब्लबर को थोड़ा हम समझ लेते हैं। ऐसे जीव जो ठंडे क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जैसे जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला याक, ध्रुवीय भालू, ठीक है, पेंगुइन। तो ऐसे जीव जो ठंडे क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है, उन जीवों में अनुकूलन एक विशेष परत के कारण आती है। आपको बताए थे कि बसा उत्तक पढ़ाए थे, उत्तक में बसा उत्तक पढ़ाए थे ना, और आपको बताए थे कि बसा उत्तक त्वचा के ठीक नीचे होता है और वो शरीर के उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। तो ठंडे प्रदेशों में जो जीव होते हैं उनके त्वचा के नीचे बसा की बहुत मोटी परत होती है, उसे ही क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं, सघन बसा की परत। और ये ब्लबर ठंडे क्षेत्रों में अनुकूलित होने वाले, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जीवों में पाया जाता है। पेंगुइन अंटार्कटिका में माइनस टेम्परेचर पर कैसे रहते हैं? ब्लबर के कारण। तो ऐसे जीव जो ठंडे क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, उनके शरीर में उष्मा क्षय को न्यूनतम करने के लिए उनके त्वचा के नीचे की बसा उत्तक काफी मोटी होती है, काफी मोटी होती है, जिसे क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली कौन सा? मछली मछली है। डॉल्फिन क्या है? स्तनधारी है, क्योंकि इसमें सांस लेने के लिए फेफड़ा है। नहीं, फेफड़ा तो रेप्टेलिया में ही है, फेफड़ा उचित कारण नहीं हो सकता। ये सीधे बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। वेल स्तनधारी है क्योंकि इनमें फेफड़े होते हैं, चार बेसमीय और कशेरुक दंड। कशेरुक दंड का मतलब रीढ़ की हड्डी होते हैं। बिल्कुल यही होगा, ए होगा, ठीक है। बाल नहीं होते हैं। वेल ऐसे स्तनधारी है जिसके त्वचा पर कोई बाल। नेक्स्ट, विशालतम स्तनधारी। वेल वेल विशालतम स्तनधारी। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? बाघ है। लगता है चीता न हो जाए, कल से न्यूज में खाली चीते चीते, नहीं, कल से न्यूज में बोले चीते चीते चल रहा है। कल मोदी जी का कहीं मन बदल करके चीते न हो जाए। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं स्तनी में। या स्तनी का मतलब मेमेलिया। हाँ,
केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु यानी आरबीसी किसमें पाया जाता है? स्तनधारी में, मेमेलिया में। इसको हम विस्तार से ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का जिक्र ब्लड वाले चैप्टर में भी हुआ है, तो यहां पर आप स्तनधारी याद रखिए। व्हेल चूंकि स्तनधारी है, डॉल्फिन स्तनधारी है। स्तनधारी कितना कक्ष? 4 कक्ष या चैम्बर। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटा में लूसी इकोडोबन लूसीडम बताए थे ना। इससे पहले तितली था, तितली। नेक्स्ट, लक्ष्य निर्धारण। कौन आ रहा है? किसी का बात करिए तो। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र। अब देखिए इसका रडार तंत्र का मतलब क्या हुआ है। चमगादड़ में कौन तरंग उत्पन्न करने की क्षमता है? पराश्रव तरंग। ठीक है, एक पराबैंगनी होता है तो मिस्टेक नहीं कर जाइएगा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, चमगादड़ में क्षमता है वो कौन तरंग पैदा कर सकता है, और चमगादड़ में यह भी क्षमता है कि वो इसे सुन भी सकता है। पराश्रव तरंग उसे कहते हैं जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, ज्यादा। दोस्तों मिलता जुलता नाम होता है पराबैंगनी, अल्ट्रा वायलेट, तो वो नहीं है, ये अल्ट्रासोनिक है। तो इस तरंग उत्पन्न करके चमगादड़ इसे सुन सकता है। रात्रि में जो चमगादड़ उड़ते हैं अपने शिकार को खोजते हैं किस तरंगों की सहायता से? जबकि असली जो रडार होता है उसमें रेडियो तरंग का यूज करके पता लगाया जाता है दूर वाली वस्तु की। या दोस्तों कोई चीज गुम हो गया है वायुमंडल में तो उसे रडार के द्वारा दोस्तों पता लगाया जाता है। तो रडार में रेडियो तरंग का यूज होता है। और चमगादड़ कौन तरंग उत्पन्न करता है? इसी कारण कहा जाता है कि चमगादड़ में एक रडार सिस्टम है दोस्तों। ये यही तरंग को पैदा करके अपने शिकार को भी पकड़ता है, अपने लक्ष्य का भी निर्धारण करता है दोस्तों। अंधेरे में चमगादड़ समर्थ है, क्यों? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा बैगनी, अल्ट्रा वायलेट का मतलब पराबैंगनी जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। होमो सैपियंस। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। अब ध्यान दीजिए, जो भ्रूण गर्भ में पल रहा है वे मां से क्या प्राप्त करेगा? सब कुछ, जो चीज जरूरी है सब कुछ प्राप्त करेगा। ठीक है, एक भ्रूण के विकास के लिए जितना भी चीज जरूरी है सब उसे मां के शरीर से ही प्राप्त होगा। तो CO2 जरूरी होता है? नहीं, ये तो होगा नहीं। खनिज लवण, ये फिर यूरिया उत्सर्जन वाला पदार्थ है, ये भी नहीं चाहिए। यानी आंसर क्या होगा? खनिज लवण, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। सीधा समझिए, जो भी विकास के लिए जरूरी है एक भ्रूण को अपने मां के गर्भ से ही प्राप्त होता है। कौन सा अंडज स्तनीय है? मतलब ऐसा कौन सा स्तनधारी है जो अंडे देते हैं? मोनोट्रीम। इसको कटीला चींटीखोर कहते हैं, इसको कंटक चूहा भी कहते हैं। कटीला चींटीखोर, कंटक चूहा। अंडा देने वाला स्तनधारी वही मोनोट्रीम या एकिडिनो। ठीक है, कई नाम है, एकिडिनो कहिए, मोनोट्रीम कहिए, कटीला चींटीखोर कहिए, कंटक चूहा कहिए, चारों नाम से जानते हैं दोस्तों। कौन नियत तापी यानी वार्म ब्लडेड पक्षी होता है? मेमेलिया होता है। वार्म ब्लडेड पक्षी होता है। और शार्क मछली है? नहीं होगा। सांप रेप्टिलिया है। चमगादड़ स्तनधारी है। चमगादड़ क्योंकि वे बच्चे देते हैं इसलिए वो स्तनधारी है। छिपकली रेप्टिलिया है। तो स्तनधारी नियत तापी होते हैं और पक्षी नियत तापी होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान कंटक चूहा, मोनोट्रीम या एकिडिनो या कटीला चींटीखोर, मोनोट्रीम, एकिडिनो, कटीला
चिटिकोर, कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता रहती है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यूरिक अम्ल। दोस्तों ये दोनों वर्ड क्या है इंग्लिश में, इसका इंग्लिश में रहता तो हमें पता लगता, लेकिन इसका आंसर यूरिक अम्ल ही होगा। ठीक है, वैसे मूत्र की रासायनिक संरचना मूत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। एक चैप्टर है उत्सर्जन जिसमें यूरिन के बारे में पढ़ना होगा। अब 10 नंबर चैप्टर में जाइएगा, वह मानव मूत्र के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो कौन है? नियत तापी प्राणी है दोस्तों, नियत तापी प्राणी है। नियत तापी में पक्षी और स्तनधारी, तो आंसर या तो कोई पक्षी होगा या स्तन। देखिए वेल शार्क, वेल मछली है, सॉरी वेल स्तनधारी है। शार्क इसके बनावट के कारण इसमें लग जाता है। शार्क और वेल मछली की बनावट कुछ एक समान है, तो वेल शार्क मछली नहीं है, शार्क मछली है, सॉरी। और वो गड़बड़ा गए, वेल होगा, वेल होगा, शार्क नहीं होगा। शार्क मछली है, वेल नहीं होगा, वेल होगा दोस्तों। नियत तापी प्राणी है वेल। वेल 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 जो है आपको स्तनधारी है, क्योंकि ये सीधे बच्चे देते हैं। निम्न में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मेढक और एनिलिडा। और कौन? एनिलिडा। सबसे बड़ा बंदर बैबून अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, और सबसे छोटा बंदर गिबन। सबसे छोटा बंदर, सबसे बड़ा बैबून। अनियत तापी प्राणी कौन है? वे प्राणी जिसका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप, उसे ना अनियत तापी कहते हैं। अंग्रेजी में कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। नेक्स्ट, कुटक, कील, ऐसे सभी पक्षी जो उड़ने में असक्षम है, उसमें कुटक नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिए, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पंख होने के बाद भी उड़े, तो उनमें कौन से विशेष, ये हड्डी है, एक विशेष प्रकार क्या है? हड्डी है। तो ये सभी न उड़ने वाले पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन ये बत्तख में पाया जाता है, ये मुर्गी में पाया जाता है। अब वो क्यों नहीं उड़ते हैं, ये अलग बात है दोस्तों। मुर्गी तो उड़ते हैं, क्या देसी मुर्गी तो उड़ते हैं, अब विदेशी को तो उड़ने ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, फार्म वाला मुर्गी जो है लगता है खरा भी नहीं होता है, क्या? हाँ, डायनासोर क्या थे? सरीसृप थे, जो अब लुप्त यानी विलुप्त हो गए हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक, प्रतिस्कंदक मतलब रक्त को न जमने देने वाला, तो ये कौन है दोस्तों? हेपेरिन। इसका भी डिटेल में हम ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। हेपेरिन एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में, शरीर के भीतर रक्त को जमने नहीं देता है। आर्कियोप्टेरिक्स किन प्राणियों के बीच का योजक कार्य है? सरीसृप और ऐसा एक जीव जिसमें दो जीवों का लक्षण हो, उसे हम योजक करी कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षी का भी लक्षण है और चोंच में दांत होने के कारण किसका लक्षण है? सरीसृप का भी लक्षण है दोस्तों। नेक्स्ट, कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? हेलियोटिस दोस्तों मोलस्क प्राणी है। ठीक है, हाइला वृक्ष मेढक है, खरगोश स्तनधारी है और हाइड्रा सिलिंड्रेट है। हेलियोटिस जो है मोलस्क है। अब ये प्रश्न नहीं भी जानते तो आप बनाते, कहिए क्यों? आप जानते हैं हाइला वृक्ष मेढक है, हाइला क्या है? यानी एम्फीबिया का है। आप जानते हैं हाइड्रा सिलिंड्रेट है, खरगोश बच्चे पैदा करते हैं, स्तनधारी है। अब ये बच गया तो हेलियोटिस। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह से भी आंसर आएगा, आप उत्तर नहीं जानते हैं लेकिन ये जानते हैं कि तीन जो ऑप्शन है वो तो उत्तर हो ही नहीं सकता है, तो जो बचा है वही उत्तर होगा। ठीक है, तो
कभी कभी सवाल ना बने तो इस अनुरूप ही, जैसे हेलियोटिस हम आपको बताए नहीं थे कि मोलस्का का जीव है, एग्जाम्पल में भी नहीं था, लेकिन क्या ये सवाल नहीं बताने के बाद भी बनेगा कि नहीं बनेगा? है? क्योंकि ये तीनों के बारे में हम बताए हुए हैं। मैमथ दोस्तों हाथी का पूर्वज था जो अब विलुप्त हो गए। ये हाथी से भी विशाल होता था दोस्तों, लेकिन ये अब नहीं पाए जाते, विलुप्त हो गए। फेरोमोन्स पाया जाता है किसमें? कीटों में पाया जाता है दोस्तों। फेरोमोन्स किस में पाया जाता है? और ये हार्मोन की तरह काम करते हैं दोस्तों। किसके तरह? भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है दोस्तों, ये मछली ही है, व्हेल शार्क। निम्नलिखित प्राइमेट में आधुनिक मानव का, प्राइमेट दोस्तों ऑर्डर का नाम है। प्राइमेट किसका नाम है? ऑर्डर का। ऑर्डर क्लासिफिकेशन में आया था ना, ऑर्डर का नाम है। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी गोरिल्ला है दोस्तों। कौन है? गोरिल्ला है। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है क्योंकि मकड़ी में 4 जोड़े पैर होते हैं। पांडा उसी कुल का जिस कुल का, अब मैमथ उसी कुल का है जिस कुल का हाथी है। पांडा भालू कुल का, मैमथ हाथी कुल का। अधिकांश कीट कैसे शोषण करते हैं? वातक तंत्र को अंग्रेजी में ट्रेकिया कहते हैं, लिख लीजिएगा, ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के द्वारा शोषण करते हैं। ट्रेकिया कुटक क्या है? कुकुट क्या? कुकुट बतख मुर्गी सबको क्या कहते हैं? कुकुट। कुकुट को अंग्रेजी में एक क्वेश्चन आया है कि कुकुट क्या है? कुकुट क्या है? तो कुकुट को अंग्रेजी में पोल्ट्री कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है? पोल्ट्री के अंतर्गत सभी बतख मुर्गी ये सब पक्षियों का पालन पोल्ट्री फार्म कहलाता है दोस्तों। अब पोल्ट्री को हिंदी में कुकुट कहते हैं। फोन उठाइए, फोन उठाइए, स्टूडेंट का रहा है। निम्नलिखित में कौन अंडे देता सीधे बच्चे नहीं? एकेडिना। अब बाकी सब बच्चे देता है दोस्तों, क्योंकि सब स्तनधारी है। अगला, निम्नलिखित में किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज, अंग्रेजी में किंग कोबरा। किंग कोबरा, नागराज। निम्नलिखित में किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोप्रांत यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स बाद नर को क्या कर देता है? मार देता है दोस्तों। ये मकड़ी है। ठीक है, मकड़ी में यह विशेष प्रकार है कि मादा और नर के बीच जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ यानी मैथुन हुआ, उसके बाद मादा नर को मार देता है। ठीक है, और इस तरह का विशेषता और किसी में नहीं पाया जाता। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक कपी, कपी का मतलब बंदर, कपी का मतलब संस्कृत में कपी ही कहते हैं, कौन बंदर नहीं है? लंगूर बंदर नहीं है। ठीक है, गिबन, गोरिल्ला, ओरेंग उटेन ये सभी बंदर अर्थात कपी हैं, लेकिन लंगूर नहीं है। डुगोंस, ठीक है, डुगोंस नामक समुद्री जीव, इसको समुद्री गाय भी कहते हैं। डुगोंस को क्या कहते हैं? समुद्री गाय। ये क्या है दोस्तों? स्तनधारी है, समुद्री जीव है। इसको समुद्री गाय कहते हैं क्योंकि ये गाय के समान दिखता है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन बगुल, अंग्रेजी में फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स किसको कहा जाता है? चमगादड़ को। उड्डयन बगुल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स। निम्नलिखित में कौन सा पशु मांसाहारी है? मच्छर। मच्छर में भी केवल मादा मच्छर ही मांसाहारी होते हैं, नर मच्छर शाकाहारी होते हैं। वे फल फूलों के रस को चूसते हैं दोस्तों। कोई भी मच्छर जो मच्छर काट रहा है वो मादा है। ठीक है, क्योंकि नर मच्छर पूरी तरह से क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। आइए दोस्तों, मधुमक्खी में ड्रोन होते हैं क्या है? देखिए, मधुमक्खी के एक पूरे छत्ते में 3 प्रकार के मधुमक्खी रहता है। ठीक है, एक रानी मधुमक्खी, ठीक है, और दूसरा ड्रोन।
ठीक है, दूसरा ड्रोन मधुमक्खी और तीसरा वर्कर। एक मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां? 3, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। ठीक है, क्वीन, ड्रोन और क्वीन की संख्या 1 या कभी कभी अपवाद स्वरूप 2 हो सकते, लेकिन 2 से तो ज्यादा नहीं हो सकते। रानी मधुमक्खी की संख्या केवल 1, ड्रोन की संख्या 5 से 6 और शेष सभी मधुमक्खियां छत्ते में क्या होता है? वर्कर होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, रानी मधुमक्खी का सिर्फ एक काम है अंडे देते रहना। ड्रोन का सिर्फ एक काम है रानी मधुमक्खी को निषेचित करते रहना। बाकी सारा काम कौन करता है? वर्कर मधुमक्खी। तो इस तरह मधुमक्खी के छत्ते में कार्य बटे हुए हैं। और कितने मधुमक्खी? क्वीन जिसका काम सिर्फ अंडे देना है, ड्रोन जिसका काम सिर्फ रानी मधुमक्खी को निषेचित करते रहना है, बाकी सारे का छत्तों का निर्माण करना, ठीक है, शहद इकट्ठा करना, सारा काम वर्कर करता है दोस्तों। अब रानी तो फीमेल हो गया और ड्रोन मेल हो गया, और ये ना तो मेल है ना फीमेल है। तो ड्रोन होते हैं जननक्षम नर, यानी जनन करने के योग्य नर। निम्न में कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? यात्री कपोत। कपोत का मतलब कबूतर। कपोत का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों? कबूतर। पहले के जमाने में संदेश भेजने का काम कबूतर क्या करते थे, ठीक है। हाँ, जब मध्यकालीन भारत समय युद्ध सब होते थे तो कबूतरों का विशेष महत्व था, वे संदेश लेकर जाते थे दोस्तों, ठीक है। तो एक कबूतर की विशेष प्रजाति होती थी, वे संदेशों को पहुंचाने का काम करते थे। वो कबूतर अब विलुप्त हो चुके हैं, वो कबूतर अब नहीं पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, कपोत दूध। कपोत का मतलब कबूतर। तो कपोत कबूतर हो गया, तो ये दूध कौन पैदा करता है? पक्षी। अंग्रेजी में इसको पिजन मिल्क बोलेंगे। कौन सा भाग हाथी का गजदंत के रूप में बदलता है दोस्तों? दूसरा कृदंत, ठीक है। इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए सेकेंड इंसीजर। सेकेंड इंसीजर, दूसरा कृदंत दांत जो है दोस्तों, वही इसमें इसके गजदंत में बदल जाता है। 133 में क्या दिक्कत है? 133। जननक्षम नर का मतलब जनन के योग्य नर, यानी जनन करने। लेकिन अनुर्वर नर, वर्कर क्या होता है? अनुर्वर नर होता है, यानी कि ये नर होकर भी जनन के योग, यानी रानी मधुमक्खी को निषेचित नहीं कर पाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, डार्विन फिजिन्स पक्षियों के लिए प्रयोग किया जाता है। पक्षियों के क्लासिफिकेशन में डार्विन फिजिन्स शब्द का इस्तेमाल होता है दोस्तों। किस युग में विवृत मतलब अलग, विवृत मतलब अलग प्रकार के परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लियर हो गया? सवाल को समझे कि नहीं? केचुआ और जोग एनिलिडा है, दोनों में बंद परिवहन तंत्र है। आदमी और वेल स्तनधारी है, इसमें भी बंद परिवहन तंत्र यानी बंद परिसंचरण तंत्र है। कॉकरोच ऑर्थोपोडा है, सिल्वर फिश भी ऑर्थो, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र है। टेटपोल लार्वा एम्फीबिया का है और मत्स्य दोनों में बंद परिवहन तंत्र है। तो ए में बंद परिवहन तंत्र, बी में बंद परिवहन तंत्र, डी में बंद परिवहन तंत्र, सी में खुला परिवहन तंत्र। तो विपरीत यानी अलग कौन है? सी है, कि सब में बंद है, सी में खुला है। नींद से जागिए दोस्तों, कैसे नौकरी करिएगा जी, ठीक है। कौन कीट नहीं है? मकड़ी कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटपन एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है? ढोल। ढोल ढोल दोस्तों, ये कुत्ता के समान दिखता है। किसके समान? कुत्ता के समान दिखता है, ठीक है। ये और हिमालय जैसे राज्य जो है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पर ये पाए जाते हैं, कुछ पाए जाते हैं, लेकिन अब दो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। बेमेल कौन है? अंकुश कृमि।
नहरूबा, फीता कृमि, ये सच में कृमि है, लेकिन दाद कृमि कृमि नहीं है, बल्कि यह क्या है? कवक है, फंगी है दोस्तों। एबीसी में सच में कृमि है, प्लेटी हेलमिंथिस फाइलम, सॉरी हाँ प्लेटी हेलमिंथिस फाइलम का, लेकिन यह दाद कृमि कृमि नहीं है, ये फंगी है। निम्नलिखित में किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग लाई जाती है? यह भी पूछने वाली प्रश्न है। अब मधुमक्खी किसके लिए प्रयोग लाया जाएगा? मधुमक्खी पालन के लिए दोस्तों। और आपको जानकर हैरान होंगे, ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। कभी कभी जो है ना इतना हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें भी दिमाग घूम जाता है, ठीक है। जैसे पूछ दे भारत की राजधानी कहाँ है, बहुत कुछ शक हो जाएगा, बदल गया क्या? और सरकार भी अभी ऐसी है कि कभी कुछ बदल देता है और शक हो जाएगा। कभी कभी देख, ये बिल्कुल ये प्रश्न पूछने कोई तुक नहीं है। मधुमक्खी प्रयोग किस में लाई जाती है? तो मधुमक्खी पालन में लाई जाती है। विभिन्न जातियों में एक्स सीटू संरक्षण निम्न में कौन सा उद्दिष्ट है? यहां पर दोस्तों आपको पहले समझना होगा एक्स सीटू कंजर्वेशन है क्या। एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको पहले आप समझ लीजिए कि ऐसे जीव जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं, उनका हमें क्या करना पड़ता है, या उनका हमें संरक्षण करनी चाहिए। तो ऐसे जो जिन पर विलुप्त होने की खतरा है, उनका संरक्षण दो तरीके से किया जाता है, एक्स सीटू और इन सीटू। संरक्षण विलुप्त होने का खतरा जिन पर आ गया है, उन जीवों का संरक्षण कितने प्रकार से? समझ लीजिए इसको। आगे बायोडायवर्सिटी है ना, उसमें हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे एक्स सीटू, या बायोडायवर्सिटी चैप्टर जो है शायद 17वां चैप्टर होगा, उसमें आप पढ़िएगा, डिटेल में ये है। लेकिन यहां प्रश्न बनाने के लिए थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। तो विलुप्त होने वाले जीवों का संरक्षण कितने तरह से? इन सीटू, एक्स सीटू। जब जीवों का संरक्षण उनके अपने ही प्राकृतिक आवास में किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब जीवों का संरक्षण उनके अपने ही प्राकृतिक आवास में किया जाए तो इन सीटू। जैसे गिर वन का नाम सुने हैं ना, वह शेरों का संरक्षण किया जाता है ना, तो गुजरात के गिर के जंगलों में शेरों का संरक्षण क्या है? क्योंकि शेर का वो अपना प्राकृतिक आवास है, वहीं पर वो संरक्षित है, तो वह इन सीटू कहलाएगा। वहीं शेर को उठाकर हम पटना के चिड़ियाघर ले आकर संरक्षित करने लगे तो वह क्या कहलाएगा? एक्स सीटू, इन सीटू, एक्स सीटू। तो समझे कि नहीं? तो जब जीवों का संरक्षण अपने प्राकृतिक आवास में किया जाए तो इन सीटू, और जब जीवों का संरक्षण उनके अपने प्राकृतिक आवास से निकालकर कहीं और ले जाकर किया जाए तो एक्स सीटू। जब विलुप्त का खतरा कम है तो इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। अब विलुप्ति का खतरा बहुत ज्यादा हो गया है, तब उसको वहां से उठा करके दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो इन सीटू, एक्स सीटू समझ गए ना। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है दोस्तों? इसमें आप याद रखिए जर्म प्लाज बैंक। जर्म प्लाज बैंक का मतलब जीवों के डीएनए को संरक्षित करना। बायां महाधमनी चाप, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये केवल किसमें पाया जाता है? स्तनधारी में पाया जाता है। बायां महाधमनी चाप, अंग्रेजी में एओर्टा, या इसको महाधमनी ही कह लीजिए। और महाधमनी जो है मानव शरीर में, वे बाएं भाग में ही है। कहाँ है? इसीलिए बायां महाधमनी चाप। दाएं भाग में महाधमनी होती ही नहीं है, या एक ही महाधमनी है मानव शरीर में जो आगे विभाजित होकर धमनियों में बढ़ जाता है। कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अजगर। कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा की डॉल्फिन, भारतीय जलीय प्राणी। मानव
मानव के समान, मानव के समान लघुत्तम कपि गिबन है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ा बंदर बैबून, सबसे बड़ा बंदर बैबून और सबसे छोटा गिबन, सबसे छोटा गिबन। इन जानवरों के जबड़े नहीं होते। मिक्साइन, मिक्साइन ऐसे जीव है जिनमें जबड़े, और ये वर्टिब्रेट जीव है। वर्टिब्रेट जीव में भी एक वर्ग ऐसा है जिनमें जबड़ा होता नहीं है। कोलंबा लिबिया कबूतर, कबूतर का वैज्ञानिक नाम है। कबूतर लिखा हुआ है, कबूतर लिख लीजिए। ठीक है। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क, शुष्क होगा, शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो ये मत्स्य का और रेप्टाइल का, मत्स्य का और, तो मत्स्य रेप्टाइल सरीसृप होगा। मछली का भी होता है, इसका उत्तर मछली भी हो सकता है। उभयचर के लिए सत्य बताइए। अग्रपाद में 4 और पश्चपाद में 5 उंगलियां हम बताए थे, स्पेशली इसके बारे में बताए थे। पर्ल ऑयस्टर में मोती कहां से बनता है? तो त्वचा में धसे किसी बारीक कण के चारों ओर बने आवरण से। पर्ल ऑयस्टर में कोई कण बाहरी दोस्तों त्वचा में फंस जाता है, उसके चारों ओर ऊतकों की परत बन जाती है जो अंत में मोती का निर्माण करता है। जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं? गनेथोस्टोमाटा कहते हैं दोस्तों। जबड़े वाले जंतु क्या कहलाते हैं? गनेथोस्टोमाटा दोस्तों। एकदम इसको रटना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जंतु जो एक ही फाइलम का है, देखिए पता लगाइए। बाथ स्पंज पोरीफेरा है, सी एनुमन पोरीफेरा है। देखिए ये प्लेटी एलिमेंथीज हो गया, तो ये नहीं होगा। लीवर प्लूक प्लेटी एलिमेंथीज, केचुआ एनिलिडा, ये भी नहीं होगा। स्टारफिश एकेनोडर्मिटा, सी अर्चिन एकेनोडर्मिटा, एंटीडोन एकेनोडर्मिटा, तो ये तीनों एक ही फाइलम एकेनोडर्मिटा का है। जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है परासरण के कारण। किसके कारण? ओस्मोसिस के कारण दोस्तों। किसके कारण? निम्नलिखित में कौन से जानवरों के नेत्र बिंदु बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने के लिए केवल नेत्र बिंदु होते हैं? ये दोस्तों प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया। और सभी प्लेटी एलिमेंथीज जीव में ऐसा नहीं होता है, केवल ये प्लेनेरिया में ये विशेषता है दोस्तों। कौन से पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज निकलता है? ड्रोंगो, ड्रोंगो। मोती का पैदावार सुक्ति से होता है। किससे होता है दोस्तों? सुक्ति या पर्ल ऑयस्टर भी आप कह सकते हैं। भारत में गिद्धों की तेजी घटती जनसंख्या का मुख्य कारण डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक इस्तेमाल। डिक्लोफेनिक एक दर्द निवारक दवा है दोस्तों। क्या है? दर्द निवारक दवा है जिसका मवेशियों पर इस्तेमाल किया जाता है, और वही मवेशी जब मरते हैं और उसको गिद्ध खाते हैं तो उससे ये प्रभावित हो जाते हैं दोस्तों। कौन एक मछली वर्ग का नहीं है? स्टारफिश। आप जानते हैं स्टारफिश एकेनोडर्मिटा का है। शीत निद्रा हाइबरनेशन परिभाषित करते हैं। ठीक है, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि की स्थिति को हाइबरनेशन कहते हैं। एक होता है ग्रीष्म निष्क्रियता, एस्टिवेशन, तो उसके जगह आप शीत की जगह ग्रीष्म लगा दीजिए तो एस्टिवेशन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? हाँ, मोर, पक्षी और ऊंट। स्तनधारी तो ये नियत तापी हुआ ही। मकर क्या है? मकड़ी होगा, मकड़ी हो सकता है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग भी पक्षी है तो नियत तापी होगा। ये सटीक आंसर है दोस्तों, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। प्राणियों में निम्नलिखित कौन सा त्रिकोणीय हृदय? त्रिकोणीय हृदय का मतलब 3 कक्षीय हृदय। 3 कक्षीय हृदय एम्फीबिया और रेप्टिलिया दोनों में। हाँ, उभयचर और, हालांकि रेप्टिलिया में मगरमच्छ एक अपवाद है जिसमें 4 कक्षीय होते हैं। निम्नलिखित में किसकी शारीरिक बनावट में द्विपार्श्विक समरूपता होती है? हाँ, नेरिस एनिलिडा प्राणी है। नेरिस क्या है?
एनिलिडा प्राणी है जिसको सीपी कृमि कहते हैं। और एनिलिडा आपको बताए थे कि एनिलिडा हो या आर्थ्रोपोडा हो बायलेटरल होता है। बायलेटरल को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विपार्श्व कहते हैं। मार्सुपिलियन एक विशिष्ट विशेषता है जो एक ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। कुछ बच्चे जैसे प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया पढ़े थे। मेटाथेरिया मेमेलिया का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ था। मेटाथेरिया जैसे कंगारू और परिपक्व बच्चों को जन्म देती है, उसी में एक विशेष थैली होती है मार्सुपियन थैली। निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली है? उड़न मीन यानी फ्लाइंग फिश, बाकी रजत मीना यानी सिल्वर फिश, जेली फिश, कटल फिश आप जान ही चुके हैं। समुद्री चूहिया किसको कहते हैं? काइटिन को कहते हैं दोस्तों। समुद्री चूहा अलग है, समुद्री चूहिया एक चूहा पर आए थे एनिलिडा में, तो यहां पर चूहा नहीं है, चूहिया है। निम्नलिखित में किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? सालमेंडर, क्योंकि सालमेंडर, मेढक, टोड ये सब एम्फीबियन प्राणी है और एम्फीबियन में आपको 3 कोष्ठीय हृदय होता है। स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी परत? बसा की परत, और ये मोटी होती है जिसको ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं। लायन फिश किसे कहते हैं? टोरोइस वोलियंस जो वैज्ञानिक नाम है, इसको लायन फिश कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, खत्म हो गया। तो चलिए, सवेरे से कल खत्म हो गया, हमको तो लगा तक 12:30 बज ही जाएगा। आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्या रोशन सर क्लास होगा? कल होगा? ठीक है, कल होगा। टेलीग्राम से सब जुड़े हुए हैं ना, वहां मैसेज चला जाएगा दोस्तों। आइए अब 1 मिनट। अब जो बायोलॉजी है उसमें जूलॉजी बॉटनी एक साथ कंक्लूडेड है। अक्सर हम पहले जो पढ़ाते थे तो होता था कि बायोलॉजी का जब बॉटनी पार्ट पढ़ा दिए प्लांट के बारे में, और जब एनिमल जूलॉजी वाला पार्ट पर आते थे तो लोग बॉटनी भूल जाते थे। तो हमने क्या किए, और हमने नहीं, एनसीईआरटी बुक्स भी देखिएगा। बातचीत कौन कर रहा है? तो अखाड़े में रहिएगा तो कान से न सुनना है। तो मतलब शुरुआती पढ़ाने का जो अनुभव रहा था, बोटनी जूलॉजी अलग अलग पार्ट है, तो बायोलॉजी की आप जानते ही होंगे। बोटनी में पौधे और जूलॉजी में प्लांट। तो शुरुआत में जब पढ़ाते थे बोटनी पढ़ाए, और जब जूलॉजी पढ़ाए तो लोग बोटनी का भूल चुके रहते थे। जब जूलॉजी पढ़ाए तो वो बोटनी के साथ उसे रिलेट नहीं कर पाते थे। तो हमने क्या किया, उसके बाद बोटनी जूलॉजी को एक जगह कर दिए कि ताकि कंपेयर कर सके। जैसे हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो अगला 6 नंबर चैप्टर न्यूट्रिशन है, उसी में हम प्लांट का भी न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी का भी न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। यानी शुरू में बोटनी और लास्ट में जूलॉजी। आगे की यानी 6ठा चैप्टर से लेकर के और 11वां चैप्टर तक, 12वां चैप्टर तक, 6 से लेकर जो 12वां चैप्टर है उसमें जूलॉजी बोटनी एक साथ इंक्लूडेड है। और एक साथ पढ़ने का फायदा यह होगा, वैसे आप 10वीं क्लास में जब बायोलॉजी पढ़े तो वहां भी एक साथ है, तो एक साथ पढ़ने में क्या होगा कि आप कंपेयर कर पाएंगे कि पौधे और जंतु में आखिर अंतर कहां कहां पर है। तो आगे का चैप्टर में जूलॉजी बोटनी साथ रहेगा। जैसे अगला चैप्टर न्यूट्रिशन का है तो पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। जहां पर श्वसन पढ़ेंगे रिस्पिरेशन, तो पहले हम ये देख लेंगे कि पौधों में रिस्पिरेशन कैसे होता है और फिर ह्यूमन बॉडी में देखेंगे दोस्तों। तो आइए 1 से 5 तक अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। याद नहीं हो रहा है पढ़ाई छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ करिए, ठीक है। याद करना बहुत जरूरी है। ये जो कहिएगा कि कोई और तरीका बता दीजिए, कोई और तरीका है ही नहीं, हम आपको बता दें दोस्तों। याद करना पड़ेगा, तब आपको जाकर नौकरी फाइनल होगा। ये नहीं बहुत है पीटी आ गया पगला रहा है मार्केट में, ठीक है।
एगो पीटी आ रहा था, मिठाई बांटता था। कल का जी क्या दिक्कत है? तो सर मेरा लाइफ का पहला रिजल्ट है। कल ऐसा रिजल्ट बहुत का है, जाके पढ़ो, ठीक है? जिस दिन मेंस होगा, मेरिट होगा, दौड़ जाइएगा ना, तब मिठाई बांटिएगा। तो छोटी मोटी उपलब्धियों पर उत्साहित होना नहीं है, उत्साहित केवल उस दिन होना है जिस दिन फाइनल होगा दोस्तों। और यकीन मानिए सारा प्रश्न याद करिएगा, तो एक भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरिट से बाहर हो जाए। आइए मिलिए अगले क्लास में। एक 155 बायोलॉजी एक क्वेश्चन है, बायोलॉजी कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है, आपके नौकरी से पहले कंप्लीट होगा। आइए 5 मिनट रुक के बता रहे हैं, कैमरा चल रहा है, बैठिए ना।